हमारे साथ इस समय राजीव कुमार जो कि वाइस चेयरमैन नीति आयोग के हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस बार के बजट में एक दूरगामी योजना जरूर नजर आती है, लेकिन एक शिकायत साथ में सुनाई दे जाती है कि जिसे आज राहत चाहिए वो क्या करे। ये जरूर दिखाई दे जाता है कि हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी जब कहा जाता है तो समझ नहीं आता कि इन दोनों में किस तरीके से हम फर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम चाहेंगे कि आपसे बातचीत करके हम ये चीजें हम एक एक करके समझें। सर जी जरूर श्वेता जी, नमस्कार। और आप बताइए कि सबसे पहले तो मुझे निवेदन ये करना है कि ये बजट जो है वो दूरगामी तो है ही है, मगर एक ऐसे भारत के निर्माण की एस्पिरेशन करता है, कैसे भारत की निर्माण की कल्पना करता है जो कि दुनिया में सबसे अग्रगणीय हो और उसमें उस दुनिया में हमारे जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हो उसको इस्तेमाल करते हुए हमारे जितने निजी लोग हैं, जितने आम लोग हैं, उनको सशक्त करके, सक्षम करके, पढ़ा के उनका शिक्षा को बेहतर करके और उनके स्किल्स को बेहतर करके उनको भी उसमें उनका रोज़गार उसमें जनरेट कर सके और उनको फ़ायदा पहुंचा सके। तो इसमें सिर्फ और दूसरी चीज़ ये कहना है कि दूरगामी होने के नाते जो साथ साथ ये जो अभी फ़ौरन हमारे जो सामने चैलेंजेस उठ के आए हैं, उभर के आए हैं इस पेंडेमिक के होते, जो मतलब एक 100 साल में से भी ज़्यादा बड़ी एक पेंडेमिक जो हमारी हुई है, उसमें जो हमारे चैलेंजेस निकल के आए उनको भी अपने ध्यान में रखता है इस बजट में, क्योंकि उसी की वजह से ये हुआ है कि जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात हुई है, जिसमें कि होटल हैं, ढाबे हैं, टूरिज्म है, रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें जो उनको मार पड़ी है और उसके लिए उनको 50,000 करोड़ जो है वो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन, क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम के अंतर तहत उनको दिया गया और कहा गया कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। उसी को देखते हुए जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है कि 12 से लेके 250 चैनल हो जाएंगी जिनसे कि बच्चों को पढ़ाने में मदद मिल सके। और उसी को नज़र रखते हुए ही आपने देखा था कि कैसे पिछले साल जो है वो खाद्यान्न की पूर्ति कराई गई। तो ये बजट जो है वो एक संतुलित बजट है। ये ना तो सिर्फ दूरगामी है, ना सिर्फ जो है वो ये कहा जाए कि एक पॉपुलिस्ट बजट है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ सराहनीय है इसमें, वो ये है कि सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अरे भाई ये तो चुनाव के बीच में बजट आया है तो इसका इस्तेमाल चुनाव में बढ़ाने के लिए होगा। बिल्कुल अलग अपने देश की जो हमारे राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट हैं, जो राष्ट्रीय हमारे जो कर्तव्य हैं, उनको पूरा करने के लिए बजट बनाया गया है। और मेरे ख्याल में इसलिए मुझे तो लगता ये है कि इसको आने वाले दिनों में इसको कई बार हम लोग इसकी तरफ देखेंगे कि इसने एक ऐसी नींव डाली है जिससे कि हम सही रास्ते पर अपने देश को आगे बढ़ा सकें। क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये इतने सालों तक ये असमंजस रहा कि क्या इसमें लीगैलिटी है या नहीं, लेकिन उस लीगैलिटी को बताने से पहले अगर हम उस पर टैक्स लगा देते हैं तो क्या ये ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट भी हो जाता है कि हाँ ये लीगल है? हाँ, हो ही जाता है। आप उसी चीज़ पे टैक्स लगा सकते हैं जो कि मतलब आप समझते हैं कि चलेगी या चल रही है। और साथ में जो बड़ी चीज़ ये है कि टैक्स इस दर पे लगाया गया है कि इससे लोगों को ये भी कहा गया है कि भाई सावधानी बरतिए। इसमें ये ना समझिए कि बिल्कुल जो है वो एक विंडफॉल गेन हो जाएगा और जो बस में पैसा नाप शनाप लगाइए। तो ये अच्छी चीज़ की गई। दूसरा ये कि जो 1% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया है उससे ये होगा कि पूरी की पूरी हमें सूची मिल जाएगी कि कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और ये इस बात का द्योतक है कि सरकार अब एक अच्छी रेगुलेटरी स्कीम इसके लिए लाएगी, जिसको कहते हैं कि सारे एक्सचेंजेस और ऑन रैंप, ऑफ रैंप वगैरह जो सारे ट्रांजैक्शन है वो उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मगर ये भी बात समझ में आ गई कि एक ये नई उभरती हुई एसेट क्लास है और एक ऐसी चीज़ है जिसको कि कहते हैं ना, वो कांट पुट द जेनी बैक इनटू द बॉटल, तो वो रुक भी नहीं सकती थी। तो इसके लिए ये सरकार इस बात को समझती है कि इसको हमको टैकल करना पड़ेगा और ये जो यथार्थ सामने है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाए हैं।